वेलकम टू द क्लास एवरीवन। तो इस क्लास में हम नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में हम दो इंपॉर्टेंट टर्म यूज करने वाले हैं, दैट इज नोटेशन एंड न्यूमरेशन। सो नोटेशन क्या होता है, जैसे किसी भी नंबर को हम, जैसे मान लो 568, 568 आप इस किसी भी नंबर को यूनिट वाइज, ऐसे डिजिट वाइज लिखने को हम नोटेशन कहते हैं। और इसी नंबर को, किसी भी नंबर को जो डिजिट वाइज लिखा है उसी को वर्ड्स में लिखने को न्यूमरेशन बोलते हैं। जैसे अगर मान लो इस नोटेशन या फिर इस नंबर को 568 को मैं अगर वर्ड्स में लिखूं तो ये होगा 568। तो ये नोटेशन हो गया और ये हो गया न्यूमरेशन, ठीक है। अब हम देखेंगे सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। न्यूमरेशन मतलब ये नंबर लिखने के, ये न्यूमरेशन को लिखने के सिस्टम्स देखेंगे। तो हम अभी तक दो सिस्टम को पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। तो मैं बोलूँगा सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन दो तरीके के पढ़ा है हमने आज तक, दैट इज इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम में हम पढ़ते हैं यूनिट डिजिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले आता है यूनिट प्लेस, ठीक है, फिर 10 टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़। ये जो सिस्टम है इसी को इंडियन सिस्टम बोलते हैं। ये है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ये जो होता है इसको ऐसे लिखते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब यहाँ पर देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इसके बाद लैख आ गया था, यहाँ पर लैख नहीं आएगा, यहाँ पर 10,000 के बाद 100,000 आएगा, ठीक है। फिर लैख की जगह यहाँ लैख नहीं आता, यहाँ पर आता है मिलियंस, बिलियन, ऐसा। तो हमेशा यहाँ पर जैसे क्या चेंज हो जाता था, 100 के बाद, जैसे 100 के बाद 1000, फिर 10,000, उसके बाद लैख आ जाता था। लेकिन यहाँ 10,000 के बाद 100,000 तक जाएगा, उसके बाद आएगा मिलियन, ठीक है। फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन एंड देन बिलियन, ठीक है। तो इसी न्यूमरेशन, ये दो न्यूमरेशन है, जिसको पहले इंडियन सिस्टम और दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें और इसमें अंतर ये है कि ये यूनिट प्लेस के बाद टेंस, 100, 1000, 10,000 के बाद लैख आता है, लेकिन वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 के बाद 100,000 तक जाता है, फिर मिलियंस। तो हम चेक करते हैं कि 1 मिलियन इंडियन सिस्टम में कितना होता है, ठीक है। तो जिसको चेक करना है वहाँ पर, जैसे मैं चाहता हूँ कि मिलियन, 1 मिलियन कितना होता है, मिलियन के नीचे यहाँ लिख दूंगा 1 और बाकी सबके नीचे 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। मतलब अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो देखा 2, 2, 4, 2, 6, एक 7वें प्लेस पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ 7वें प्लेस पे 1 लिखूंगा, बाकी 0, ठीक है। तो ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख। मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में जो 1 मिलियन होता है वो इंडियन सिस्टम में 10 लाख के बराबर होता है, ठीक है।
अब हम जान लेते हैं कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं। चलो किसी नंबर का नोटेशन लेते हैं। जैसे मान लो मैं अगेन 568 ही ले लूं, तो इसका हर एक यूनिट जो है वो फेस वैल्यू होता है। जैसे मान लो मैं कोई पूछ ले 8 का फेस वैल्यू क्या है, तो ये 8 इटसेल्फ होगा, 8 इटसेल्फ, मतलब खुद 8 ही उसकी फेस वैल्यू है। जैसे कोई 6 का फेस वैल्यू बोले 6 ही है, कोई बोले 5 का फेस वैल्यू 5 ही है। ठीक है, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है प्लेस वैल्यू। ये हो गया फेस वैल्यू, उसके बाद आता है प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू के साथ उसकी पोजीशन भी स्पेसिफाई करते हैं। जैसे अभी मैं अगर इंडियन सिस्टम में बात करूं, तो इंडियन सिस्टम में इसका पोजीशन स्पेसिफाई कर सकता हूं कि ये 1th प्लेस है, ये 10th प्लेस है और ये 100th प्लेस है। ठीक है, तो हम प्लेस वैल्यू में फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय पोजीशन वैल्यू करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अभी अगर मेरे को क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 6। ठीक है, तो इस नंबर में 6 की प्लेस वैल्यू अगर निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, ये 6 को सिलेक्ट करूँगा और इसको मल्टीप्लाई करूँगा इसके पोजीशन वैल्यू से। पोजीशन क्या है? 1 10, तो ये 10, मतलब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, दैट इज 10 इंटू 6 दैट इज 60। तो 6 का प्लेस वैल्यू होगा 60। ऐसे ही अगर मैं प्लेस वैल्यू निकाल दूँ 5 का निकालना हो तो मैं क्या दूंगा 5 इंटू इट्स पोजीशन वैल्यू। पोजीशन क्या है? 1 10 100। ठीक है, तो मैं यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 5 इंटू 100 दैट इज 500। ठीक है, ठीक है। अब हम इसके बाद नंबर्स की कैटेगरी डिवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, कि कितने कैटेगरी में बिलोंग करता है। कभी हमने सुना होगा कि भाई होल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। तो हम नंबर्स की कैटेगरी डिवाइड करना चाहते हैं कि नंबर्स की कैटेगरीज क्या है। ठीक है, ठीक है, तो ब्रॉडली हम इसको 6 कैटेगरी में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है, सबसे पहले है नेचुरल नंबर। फिर होता है होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रैशनल, फिर इरेशनल, और उसके बाद आता है लास्ट, दैट इज रियल नंबर। अब देखिए ये ऑर्डर्ड में जमा हुआ है। एक्चुअल में बताऊं तो नेचुरल नंबर होता है कि कोई भी नंबर, एक से लेकर जितने भी नंबर है वो सब नेचुरल नंबर्स है, दैट इज 1 2 3 4। इसको हम बोल सकते हैं काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स, ऐसा बोल सकते हैं कि मोस्टली हम ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो नंबर है एक से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर हम काउंट कर सके वो सब हैं जितने भी नंबर हम काउंट कर सकते हैं वो सब है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स तो मैं बोल सकता हूँ 1 2 3 4, ये भी जितना काउंट कर सके ये सब नेचुरल नंबर्स है। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर वो नंबर्स होते हैं अगर मैं नेचुरल नंबर्स में प्लस कर दूं, किसको?
ज़ीरो को, मतलब ज़ीरो को भी ऐड कर दूं, जैसे जो हमारा नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, उसको मैं 1 से ना काउंट करके 0 से काउंट करूं, मतलब 0 भी इंक्लूड कर लूं उस कैटेगरी में, तो उस कैटेगरी को बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है, अब जितने भी नेचुरल, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो हम पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, 1 2 3 4 5, मैंने होल नंबर बोला कि उसमें 0 भी इंक्लूड कर लें। ठीक है, अब अगर पॉजिटिव नेचुरल नंबर के साथ नेगेटिव नेचुरल नंबर भी, मतलब हर एक नेचुरल नंबर का नेगेशन भी ले ले, नेगेटिव वैल्यू भी ले ले, तो उसको होल नंबर के साथ मैं क्या बोलूं कि होल नंबर में क्या जोड़ दूं, होल नंबर में अगर नेगेटिव लगा के नेचुरल नंबर जोड़ दूं, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर और होल नंबर को साथ में हम इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे अगर 1 आया तो इसमें -1 भी आ रहा है, 0 भी, 2 भी, -2 भी, ये सब जितने भी नंबर्स हैं ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो 2/3, 4/6, 4/6, ठीक है, मतलब ऐसे नंबर जिनको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। तो क्या 2 एक रैशनल नंबर है? तो बिल्कुल ये है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं लिखा मैंने, मतलब है 1 है। ऐसे 1, क्या ये रैशनल नंबर है? तो बिल्कुल रैशनल नंबर, क्योंकि 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो जितने भी नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स, ये सब क्या है, ये सब हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, इन सब रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। अब बस एक बात का ध्यान रखना है कि जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। बस Q कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हैं, लेकिन होल नंबर में 0 नहीं रख सकते। ठीक है, कोई भी इंटीजर रख सकते हैं, लेकिन 0 को छोड़ के P 0 हो सकता है, लेकिन Q 0 नहीं हो सकता। अब हम आएंगे इर्रेशनल में। तो इर्रेशनल नंबर वो होता है जो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर होते हैं, उनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। मतलब जो बार बार अपने आप को रिपीट ना करे। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है 4.3333, तो ये इर्रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, या फिर मान लो 4.633, ऐसा कोई ग्रुप रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये नंबर इर्रेशनल नंबर में नहीं आएगा। तो नंबर क्या आएगा? ऐसे नंबर जो कि नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर हो, उन्हीं को बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। जैसे पाई इक्वल्स टू होता है 22/7 है। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो इसका कोई भी, मतलब इसका नंबर कोई सीरीज के पैटर्न में रिपीट नहीं करेगा, वो बार बार कोई नंबर आएगा नहीं, इसीलिए ये इर्रेशनल नंबर है। ऐसे ही अगर मैं √3 को सॉल्व करूं तब भी ऐसे आता है। जैसे √3 को सॉल्व करते हैं तो 1.732 ऐसे कुछ आता है नंबर्स। ऐसे √2 को अगर सॉल्व करूं तो ये 1.414 आगे ऐसे कुछ नंबर्स आते हैं, लेकिन रिपीट नहीं होते। तो ये सब जो है ये क्या है? इर्रेशनल नंबर। लेकिन ये इर्रेशनल नंबर नहीं है जो रिपीट कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है, एक कोई भी पैटर्न जो बना रहे हैं, मतलब सीधा साधा अगर याद रखें तो इर्रेशनल नंबर जो है वो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर होनी चाहिए। ठीक है, अब रियल नंबर। तो पूरी दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं वो सब रियल नंबर है। मतलब मैं इन सबको कोलैप्स कर दूं तो वो सब रियल नंबर्स होंगे। तो कोई पूछ ले, कभी ऐसा मोस्टली सवाल पूछा जाता है कि कोई दो नंबर 5 और 6, बोले इन दोनों के बीच में कितने रियल नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, मैं 5 को ऐसा लिख सकता हूँ 5.2, उसके बाद 6, तो इन दोनों में ये 5 के बाद 5.2 आ सकता है, और 6 से छोड़ा है, 5 से बड़ा। ऐसे कितने भी लिख सकते हैं, 5.22, 5.232, 5.689, 5.928, ऐसा कितना भी, मतलब कोई भी दो नंबर के बीच में
इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। जो नंबर्स की कैटेगरी है वो 6 कैटेगरी मोस्टली ब्रॉडली, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल एंड रियल नंबर्स। देखिए नेचुरल नंबर क्या, ऐसे जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब नेचुरल नंबर्स में आते हैं। अब दूसरा है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो भी इंक्लूड कर दे तो वो होल नंबर्स होगा। अब उसके बाद है इंटीजर्स। तो इंटीजर क्या, होल नंबर में मैं जितने भी नेचुरल नंबर काउंट कर चुका था उसके नेगेटिव वाले भी ले लूं, जैसे 1 काउंट किया नेचुरल नंबर है, लेकिन उसका -1 भी अगर मैं इंक्लूड कर दूं, मतलब जितने भी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक नंबर थे वो नेगेटिव में भी 1 से लेकर इनफाइनाइट नंबर अगर जोड़ दूं तो ये होगा इंटीजर। ठीक है। और रैशनल नंबर, ऐसे नंबर जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं और q 0 के बराबर ना हो तो ये कहलाएगा रैशनल नंबर। ठीक है। इरेशनल नंबर, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स को बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, मतलब जो अपने आप को रिपीट ना करे कुछ समय बाद, और या फिर कोई जैसे रिपीटेशन, कोई पैटर्न में रिपीटेशन ना हो, इसी को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। और जैसे पाई की वैल्यू अगर सॉल्व करें तो उसकी कोई नॉन रिपीटिंग रिकरिंग नंबर नहीं होंगे, मतलब ये कभी भी आगे जाके कोई पैटर्न के हिसाब से रिपीट नहीं करेगा। ऐसे ही √3 और √2 की वैल्यू है, और बहुत सारे वैल्यू हैं, √5 भी एक इरेशनल नंबर से। ठीक है। और फिर रियल नंबर पे आ गए थे, और मैंने बोला कि रियल नंबर वो नंबर होता है जो, मतलब दुनिया में जितने भी नंबर हैं वो सब रियल नंबर्स हैं। ठीक है, मतलब हम जितने भी नंबर जानते हैं अपने दिमाग में सोच सकते हैं वो सब रियल नंबर्स हैं। कोई भी नंबर हम सोचे दिमाग में तो वो सब रियल नंबर है। ठीक है, मतलब ऐसा कह सकता हूँ कि एक बड़ी दुनिया है, उन दुनियाओं के अंदर छोटी छोटी दुनिया है। ठीक है, तो ये जो बड़ी दुनिया है वो रियल नंबर की दुनिया है, उनमें इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब ये हो सकता है रैशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर हो सकता है, ये नेचुरल नंबर हो सकता है, ये होल नंबर हो सकता है, ये रियल नंबर हो सकता है। अब ऐसा बोल रहा हूँ कि ये जो बाकी सब सेट है, इन छोटे छोटे पार्ट हैं इस रियल नंबर के लिए, मतलब एक रियल नंबर पूरा एक वर्ल्ड है, वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने नंबर्स की कैटेगरी पढ़ ली, अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं नंबर के। ठीक है, ठीक है, तो हम नंबर्स के टाइप पढ़ने वाले हैं, तो पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक है, तो हमने सुना होगा इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये सब नंबर जो है ये टाइप्स के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑड नंबर, फिर इवन नंबर, फिर प्राइम नंबर, फिर रिलेटिव प्राइम एक टर्म होता है, इसके बाद आता है ट्विन प्राइम, कंपोजिट नंबर एंड परफेक्ट नंबर, कंपोजिट नंबर और फिर आएगा परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो इतने टाइप्स के होते हैं, ऑड नंबर, इवन, प्राइम, रिलेटिव, ट्विन प्राइम, कंपोजिट प्राइम एंड परफेक्ट, सॉरी, ट्विन प्राइम एंड कंपोजिट नंबर एंड परफेक्ट नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले ऑड नंबर।
ऑड नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है। अब इवन नंबर पहले देख लेते हैं। तो इवन नंबर क्या है? इवन नंबर ऐसे नंबर विच डिवाइडेड बाय 2, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो सके। जैसे 2 इटसेल्फ, 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 के बाद 4, 6, 8, ये सब जितने भी नंबर है ये इवन नंबर है। तो ऑड नंबर क्या है? ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो वो नंबर ऑड नंबर, ठीक है। मतलब नंबर विच डू नॉट डिवाइडेड बाय किससे? ऑड नंबर्स, ठीक है। विच डू नॉट डिवाइडेड बाय किससे? 2। जैसे 3 नहीं डिविजिबल है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 नहीं है, 13 नहीं है, ये सब जितने भी नंबर्स हैं ये ऑड नंबर आते हैं, ठीक है। अब फिर प्राइम नंबर्स क्या आते हैं? प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होंगे या 1 से डिविजिबल होंगे। मतलब नंबर विच डिवाइडेड बाय 1 और itself, मतलब ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो सकते हैं या फिर 1 से डिवाइड हो सकते हैं, इन्हीं को बोलते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। जैसे 2, क्योंकि 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हो और 1 से डिवाइड कर सकते हो। और 3, 5, 7, 11, ये सब जितने भी नंबर्स हैं ये होते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। और इनको निकालने का तरीका भी होता है। जैसे अभी सवाल आ सकता है कि 1 से 50 के बीच में बताइए कि कितने नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। और या फिर 1 से 100 के बीच में बताइए कि कितने नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हैं, या फिर 1 से 100 के बीच में बताइए कितने नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका होता है 6k + 1 और 6k - 1, ठीक है। मतलब चाहे 6k + 1 फॉलो करेगा, चाहे 6k - 1, और इसको चेक करते रहना है बार बार। जैसे और k यहाँ पर क्या है? कोई भी नंबर, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, जैसे मैं, लेकिन ये वही प्राइम नंबर देगा जो 3 से बड़ा होगा। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर देगा ये देगा 5, ये देगा 5। जैसे अगर मैं रख दूँ 1, k की जगह 1 रख दूँ तो 6, अगर मैं k की जगह 1 रख दूँ तो देखना मेरे पास 6k + 1 या फिर 6k - 1, इन दोनों में से कोई एक फॉलो करेगा। जैसे मैं k की वैल्यू 1 रखूँ तो ये क्या हो जाएगा? 6 + 1 दैट इज 7, या फिर 6 1 = 6 और -1 दैट इज 5। तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर ये फॉर्मूला जनरेट करेगा वो होगा 5, ठीक है। मतलब मेरे को 2 प्राइम नंबर हम पहले से जानते हैं, 2 और 3। तो 2 और 3 के बाद जो आता है वो 5 आता है। अब 5 के आगे जितने भी प्राइम हैं वो हम इन फॉर्मूलों से निकाल सकते हैं। लेकिन इसके ध्यान रखना, इसको निकालने के बाद चेक भी करते रहना है कि क्या इनके वजह से कोई ऐसा नंबर जनरेट तो नहीं हो रहा है जो प्राइम नंबर नहीं है। अगर किसी एक से अगर जनरेट हो गया ऐसा नंबर जो प्राइम नहीं है तो दूसरे से डेफिनेट बात है कि वो प्राइम नंबर जनरेट करेगा। जैसे अगर मैं 4 यहाँ पर 4 रखूँ 6 की जगह, तो देखना 6 × 4 + 1 दैट इज 6 4 = 24 1 5 दैट इज 24 और 1 दैट इज 25। अब ये जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 24 है और 25 है और 25 प्राइम नंबर्स नहीं है, क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। 5 से डिवाइड हो सकता है, 25 से डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड होने के बाद 25 से और 1 से भी डिवाइड हो सकता है। मतलब प्राइम नंबर क्या कहता था कि नंबर ऐसे जो 1 से या फिर खुद से डिवाइड हो सके उनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। लेकिन ये 5 से भी डिविजिबल है तो ये प्राइम नंबर नहीं। लेकिन अगर ये प्राइम नंबर 4 पुट करने पे जनरेट नहीं कर रहा है ये वाला, तो ये वाला डेफिनेटली करेगा। कैसे? 6 × 4 - 1, तो 6 4 = 24, 24 - 1 दैट इज 23। अब ये प्राइम है, ठीक है। तो दोनों में से अगर कोई एक फेल हो जाता है तो दूसरा डेफिनेटली प्राइम नंबर जनरेट करेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 2 के दोनों ही प्राइम नंबर जनरेट करें,
मोस्टली ऐसे ही होता है कि दो के दोनों ही प्राइम नंबर जनरेट करते हैं। जैसे देखो यहाँ 1 रखा तो 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि प्राइम नंबर के बाद रिलेटिव प्राइम। तो रिलेटिव प्राइम ऐसे कि अगर मैं कोई दो का पेयर लूँ, दो नंबर का कोई पेयर लूँ और वो आपस में उनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो उसको बोलते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर्स। ठीक है, जैसे मान लो 2 और 5 ले लो, तो ये दोनों नंबर आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रखते, इसलिए ये रिलेटिव प्राइम है। जैसे मैं 2 और 9 ले लूँ, इन दोनों में आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इन्हीं को बोलते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर्स। रिलेटिव प्राइम के बाद हम देखेंगे ट्विन प्राइम क्या होता है। तो ट्विन प्राइम वो प्राइम नंबर्स होते हैं जिनका डिफरेंस 2 हो, मतलब ऐसे पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 आ जाए। तो ऐसा लिख देंगे पेयर ऑफ प्राइम नंबर विच डिफर बाय 2। जैसे अगर देखें 3,5, 3 भी प्राइम है 5 भी प्राइम है, लेकिन इनका दोनों का डिफरेंस अगर माइनस कर दूं 5 में से 3 तो 2 आएगा। ऐसे ही 5,7 ये भी ट्विन प्राइम है। तो ये सब क्या है, ट्विन प्राइम है। ठीक है, जैसे 11 और 13 ये दोनों भी क्या है, ट्विन प्राइम। 11 भी प्राइम 13 भी प्राइम, इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम, ट्विन प्राइम। अब हम डिस्कस करेंगे कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो प्राइम नहीं होते, वो कंपोजिट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखे नंबर विच आर नॉट क्या, प्राइम। ठीक है, विच आर नॉट प्राइम, इनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे देखना 2 तो प्राइम है, तो 2 के बाद 3 भी प्राइम है, 4 कंपोजिट है, 5 प्राइम 6 कंपोजिट है, 7 प्राइम 8 कंपोजिट है, 9 प्राइम है क्या, नहीं है तो कंपोजिट है, 10 प्राइम है क्या, नहीं है तो कंपोजिट है। ठीक है, मतलब ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं हो वो कंपोजिट होंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जितने भी नंबर हैं वो प्राइम और कंपोजिट के समेशन बोल सकता हूं। ठीक है, तो हमने अभी तक डिस्कस किया ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम, ट्विन प्राइम और कंपोजिट नंबर्स। अब हम लास्ट डिस्कस करने वाले हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनका अगर मैं फैक्टर करूं, जितना भी फैक्टर पॉसिबल है उनका समेशन करूं और वो नंबर वापस वही आ जाए, तो उनको बोलेंगे परफेक्ट नंबर। जैसे मान लो एग्जांपल में 6 ले रहा हूं। ठीक है, 6 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? तो देखो 1 क्या 6 का फैक्टर है? बिल्कुल है। 2 3 जा 6 बिल्कुल 2 है। क्या 3 है? बिल्कुल 3 भी है। तो 1 2 3 ये फैक्टर है किसके? 6 के। अब मैं इसका अगर एक मिनट में एग्जांपल ऊपर लेता हूं, तो अगर परफेक्ट नंबर का मैं एग्जांपल लूँ 6, ठीक है, तो 6 के फैक्टर क्या होंगे? 1, 2, 3। 1 भी इसका फैक्टर है 6 का, 2 भी है, 3 भी। ठीक है, अब इनका अगर समेशन कर लो तो 1 + 2 + 3 ये क्या हो जाएंगे? 6। मतलब ऐसे नंबर जिनका फैक्टर के समेशन जो है वो नंबर खुद जनरेट कर दे, वही नंबर जनरेट कर दे, तो उन्हीं को बोलेंगे परफेक्ट नंबर। मतलब ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स को अगर जोड़ूं या फिर समेशन करूं, जिनको बोलते हैं, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर को सम करूं तो वही नंबर वापस जनरेट हो जाए, तो उनको बोलते हैं परफेक्ट नंबर्स। ठीक है, अब नंबर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज आ गया, दैट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट। देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट पे बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे कोई नंबर दिया रहेगा और बताया जाएगा कि क्या ये, पूछा जाएगा कि क्या ये इस नंबर से डिविजिबल है, या 5 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, या 9 से डिविजिबल है। तो 2 तरीके हैं उसको सॉल्व करने का, 2 तरीका है। या तो मैं मैनुअली, जैसे मान लो बहुत बड़ा नंबर है 86359 2, ठीक है, और ये पूछ ले कि क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है, तो चाहे
तो मैं 8 से डिवाइड करूँ ऐसे लग के, 8 वन जा 8, अब ये 2 आ गया तो 0 लगाएंगे, फिर ये 63, तो 8 7 जा 56, ठीक है, 56 और 7 बचा, फिर 75 हो गया, तो 8 9 जा 72, 3 बचा, ठीक है, अब 9 उतार लिया तो 39 हो गया, तो 8 4 जा 32, बचा कितना 7, फिर से 2 उतार दिया 72, और 8 9 जा 72। तो मैं चाहे इस नंबर को, सुना ध्यान से, चाहे इस नंबर को मैन्युअली डिवाइड करके देखूं या फिर मैं डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाऊं, ठीक है, क्योंकि डिविजिबिलिटी टेस्ट इस प्रॉब्लम को आसान कर देता है ना, कंपैरेटिवली बहुत टाइम लगा हुआ, ठीक है। तो हम अब पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट ये डिवाइड करने के तरीके को बदल के शॉर्टकट बना देता है, ताकि हम इजीली हम ये फाइंड कर सकें कि कोई बड़ा सा नंबर दिया है वो 8 से या कोई नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है, बस इतना टेस्ट लगाना रहता है। मतलब ऐसा पूछता है कि गिवन ऑप्शंस इज डिविजिबल बाय 8, या फिर विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज डिविजिबल बाय 12, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज डिविजिबल बाय 19। तो इस नंबर को, इन सब 9 नंबर्स को डिविजिबिलिटी टेस्ट से फटाफट किया जा सकता है बिना एक्चुअल डिवीजन के, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिविजिबल बाय 3 पढ़ेंगे, डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो ये चेक करने का सबसे आसान तरीका है, जितने भी डिजिट है उन सबको जोड़ ले और देखिए क्या वो डिजिट डिविजिबल है कि नहीं। जैसे मान लो मेरे पास है 879632, ठीक है, ये मेरे पास नंबर है। अब इसका दो तरीका है, चाहे मैं 3 से डिवाइड करूं मैन्युअली, या फिर इतने नंबर को डिवाइड ना करके मैं इनको प्लस कर लूँ, इनके डिजिट को, तो जो नंबर बनेगा फाइनली वो छोटा बनेगा इनसे। जैसे मैं इनको अगर प्लस करना हो तो 7 2 14 1 15, और 15 6 21, 21 9 30, 30 और 3 33, 30 और 3 33, और 33 और 2 35। तो इन सब का जो जोड़ेंगे तो 35 आएगा। अब 35 को मैं 3 से डिवाइड करके चेक करूँगा क्या ये डिविजिबल है 3 से। तो क्योंकि 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, रिमाइंडर आ गया 2, मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। और ये अगर नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये फाइनल वाला नंबर जो गिवन नंबर होगा वो भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अगर मैं इस डिविजिबिलिटी टेस्ट में डिवाइड बाय 3 में रूल लिखूं तो मैं लिखूंगा कि सम ऑफ ऑल द फेस वैल्यू, ठीक है। ये सम करने के बाद हम करेंगे इसको डिवाइड बाय 3। अगर सम ऑफ ऑल द फेस वैल्यू, मतलब जितने भी इसके फेस वैल्यू हैं इन सबको प्लस करूं, उसको 3 से डिवाइड करूं, अगर डिवाइड हो गया, इफ इट डिवाइड कंप्लीटली then the given number is divisible by 3, ठीक है। मतलब सबसे पहले इनके इंडिविजुअल यूनिट्स को मैं प्लस करूंगा, और प्लस करने के बाद मैं उसको 3 से डिवाइड, जब छोटा हो जाएगा तब उसको मैन्युअली फटाफट मैं 3 से डिवाइड कर पाऊंगा। और जैसे ही मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, अगर ये कोई रिमाइंडर बिना छोड़े ये परफेक्टली डिवाइड हो गया, मतलब इफ इट डिवाइड्स कंप्लीटली, पूरी तरह अगर डिवाइड हो गया बिना रिमाइंडर छोड़े, देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो हम कह सकते हैं कि जो ये पूरा नंबर दिया हुआ है वो भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अच्छा, क्योंकि दो से डिवाइड करना बहुत आसान होता है तो उसको मैन्युअली भी डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन इसका भी डिविजिबिलिटी टेस्ट है, ऐसा नहीं है कि इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं होगी, ठीक है। तो इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट में नॉर्मली से देखना है, नॉर्मल सा एक चीज देखना है कि इसके यूनिट प्लेस पे
अगर डिविजिबल बाय 2 देखूं मैं, तो इसके यूनिट प्लेस पे चेक करना कि क्या इवन नंबर है। यूनिट प्लेस पे चेक करना, अगर इवन होगा, यूनिट प्लेस पे अगर इवन होगा तो हम कह सकते हैं, या फिर और जीरो होगा, यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होगा या जीरो होगा, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर बिल्कुल 2 से डिविजिबल है। जैसे ये इस यूनिट प्लेस पे 2 है, बिल्कुल ये 2 इज इवन नंबर, तो अब इसको कभी चाहे डिवाइड करो चाहे ना, 2 से डिविजिबल है, ये पक्का है। कहो तो मैं प्रूफ करके दिखा दूं, फिर से मैन्युअली डिवाइड करके चेक कर लूंगा। ठीक, तो मैन्युअली डिवाइड अगर करूं तो 2 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 और 9 2 जा 18, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12। तो ये जो नंबर है देखो कंप्लीटली डिवाइड होकर ये आंसर आ गया। मतलब मैं 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के क्या लिखूंगा, सिंपल सा ये देखूंगा कि यूनिट प्लेस जो है, यूनिट प्लेस मतलब ये आखिरी वाला, मैं नंबर सिस्टम जो पढ़ाया, ठीक है, सिस्टम कैटेगरी, ठीक है, उसमें मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि वो यूनिट प्लेस क्या होता है, वन प्लेस क्या होता है, टेंस प्लेस क्या होता है, 100, 1000, 10,000 एंड लाख क्या होता है। ठीक है, तो यूनिट प्लेस अगर देखेंगे इवन है तो 2 से डिविजिबल है, या फिर जीरो है तब भी 2 से डिविजिबल है, नहीं तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर बोलूं कि 4 से कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं, तो 2 तरीका है इसको करने का। फिर से मैं देखूंगा कि क्या, अच्छा 2 तरीका क्या है, कि पहला तरीका तो ये मैन्युअली 4 से डिवाइड कर ले और चेक कर ले कि क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है। वो तो मतलब मैकेनिकल तरीका होगा कि आपस में आराम से आप उसको मैन्युअली डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट चूज कीजिए। आप कोई भी नंबर दिया, मान लो फिर से वही लेते हो 876932, ऐसा नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, मैं लास्ट के 2 डिजिट चूज करूंगा। ठीक है, अगर वो लास्ट के 2 डिजिट, अगर वो लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल है, तो ये श्योर हूं कि ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। चेक कर लेते हैं। जैसे लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 32। ठीक है, अब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 का टेबल बोलेंगे कि 32 से ज्यादा ना हो, या फिर 32 डिविजिबल कितनी बार में आता है, तो 8 4 जा 32, तो काट दो, 8 4 जा 32 मतलब कंप्लीट डिवाइड हो गया। मतलब ये नंबर भी 4 से डिविजिबल है। चेक करके बताता हूँ, मैन्युअली डिवाइड करके चेक करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। 4 से 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 बचा कितना 3 और 36 हो गया, 4 9 जा 36 बचा कितना 4 2 जा 8, 1 बचा 12 हो गया, 13 हो गया। तो 4 3 जा 12, 1 बचा 12, 4 6 जा 12, देखो ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, कोई नंबर ऐसा लेते हैं जो लास्ट का जो 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो चेक करते हैं। कोई नंबर मान लो 31 ले लेता हूँ, इसी के नंबर को 876931। अब इस नंबर को चेक करेंगे कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सिंपली फिर से इसके 2 डिजिट को चेक करेंगे। 31 क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो ऑब्वियसली नहीं है यार। 8 जा जाऊंगा तो 32 और 7 जा जाऊंगा तो कितना 28, जो कि 4 से डिविजिबल नहीं, मतलब ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है। चेक कर सकते हैं फिर से। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 36 या 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 1 बचा 12, 13 हो गया, तो 4 3 जा 12 और 11 बचा, जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है। 4 2 जा जाना पड़ेगा, फिर बचेगा 3, जो कि 3 अब वो रिमाइंडर हो जाएगा क्योंकि 4 से डिविजिबल नहीं है। इसीलिए हम 4 डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 में कंक्लूजन पे ये आए हैं कि लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से अगर डिविजिबल है तो होल नंबर जो गिवन नंबर है वो भी 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ रूल लिखता हूँ आप सबके लिए, डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो डिविजिबल बाय 4 में मैंने बोला कि लास्ट 2 डिजिट दैट इज कौन कौन सा, यूनिट प्लेस प्लस टेंस प्लेस।
ठीक है, यूनिट और टेंस प्लेस, ठीक है, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस के जो डिजिट है उनको मैं लूँगा और उसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, 4 से। अगर इफ इट डिवाइड्स इट कंप्लीटली, ठीक है, अगर ये पूरा नंबर 4 से, मतलब लास्ट के 2 डिजिट नंबर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं देन दिस इंप्लाइज क्या, कि होल नंबर या फिर गिवन नंबर बने, तो गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। ऐसे ही जैसे 4 का दिखा, जैसे 5 का भी देख सकते, ठीक है। ऐसे मैं डिविजिबिलिटी ऑफ 5 चेक कर सकता हूं, ऐसे मैं डिविजिबिलिटी बाय 5 चेक कर सकता हूं, ठीक है। तो डिविजिबल बाय 5 है कि नहीं कोई नंबर, तो उसका सबसे सिंपलेस्ट तरीका ये है कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 या फिर 5 है तो वो नंबर डेफिनेटली 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है, कोई भी नंबर हो। मतलब मैं लिख सकता हूँ, इसकी रूल लिख सकता हूँ कि इफ यूनिट प्लेस कंटेन फेस वैल्यू यूनिट प्लेस कंटेन फेस वैल्यू 0 और 5, ठीक है, देन वी कैन से गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो गिवन नंबर है वो 5 से डिविजिबल होगा। चेक कर लेते हैं, जैसे मान लो बहुत बड़ा नंबर है 8769428793 तो इतना नंबर को 5 से मैन्युअली डिवाइड करना बहुत कठिन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सिंपली मैं इस नंबर, अब कोई पूछ ले कि ये नंबर दिया हुआ है, अब पूछे कि भाई बताना ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं, मैं तो यूनिट डिजिट है, अरे 5 है, ओ डिविजिबल है 5 से, चेक कर लो। अब मैं फिर से मैन्युअली चेक करके तो बताता ही हूँ, फिर से बता सकता हूँ, आप भी चेक कर सकते हैं, 5 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 5 1 जा 5, बचा कितना 3, 37, 5 7 जा 35, 2 26, 5 5 जा 25, 1 19, 5 3 जा 15, 4 बचा 4 44, तो 5 8 जा 40, 4 आ गया 42, 5 8 जा 40 अगेन 28, 5 5 जा 25, 3 37, 5 7 जा 35, 2 29, 5 5 जा 25, 4 30 43, 5 8 जा 40, 35, 5 7 जा 35, ये नंबर है 5 से डिवाइड करने पे, ठीक है। मतलब अब मैं इतना मैन्युअली कभी सोचूंगा ही नहीं, सिंपली मैं उठा के बोलूंगा कि लास्ट अगर यूनिट प्लेस या फिर मैं बोलूँगा फेस वैल्यू, क्योंकि मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ कि फेस वैल्यू यूनिट मतलब कोई भी नंबर इटसेल्फ ही फेस वैल्यू, जैसे 5 की फेस वैल्यू 5 है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा यूनिट डिजिट की जो फेस वैल्यू है वो अगर 5 या फिर 0 है तो वो डेफिनेटली 5 से डिविजिबल है। ऐसे ही अगर मैं डिविजिबिलिटी टेस्ट किसकी चेक करूं कि कोई डिविजिबल बाय 6 है कि नहीं, तो 6 की डिविजिबिलिटी क्या है, अगर मैं 6 का कॉमन फैक्टर चेक करूं तो 6 को लिख सकता हूं 2 क्रॉस 3, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। मतलब मैं चेक करूंगा कि कोई नंबर क्या 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। मैं मतलब 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए मैं 6 की डिविजिबिलिटी अगर चेक करनी होगी तो मैं पहले चेक करूंगा क्या कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, अगर है तो मैं फिर उसको दोबारा चेक करूंगा कि क्या वो 3 से भी है, अगर वो दोनों से है तो मैं बोलूँगा कि वो गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 6। तो मैं इसकी रूल लिख देता हूँ, रूल में कहता है कि इफ गिवन नंबर इज divisible by
by 2 as well as 3, then we can say that number A is divisible by 6। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि कोई नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो मैं चेक करूंगा डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो जैसे मेरे पास एग्जांपल है 2961। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट का डबल करके जो बाकी रिमेनिंग नंबर्स बचे उनमें में से माइनस कर देना रहेगा। जैसे मान लो तो इसका यूनिट डिजिट 1 है, इसको डबल कर दें तो 1 का डबल क्या होगा 2, 1 इंटू 2 माइनस 296। ठीक है, अब 296 में से 2 वन जा 2, तो मैं 296 में से 2 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा 4, मतलब 294। तो आंसर आ गया है इसका 294। अभी भी ये क्या बड़ा लग रहा है, अगर ये अभी भी बड़ा लग रहा है तो फिर से इसका यूनिट डिजिट उठाइए और बाकी जो बचा 29 बचा, इसका यूनिट डिजिट डबल कर दीजिए और माइनस कर दीजिए। तो 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, तो 29 में से 8 माइनस कर दें। ठीक है, तो 29 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 21। अब मैं चेक करूंगा क्या ये 21 जो है वो 7 से डिविजिबल है, क्योंकि ये छोटा हो गया। अगर ये छोटा नहीं होता तो और मैं फिर से यूनिट डिजिट को उठाता और बाकी जो बच्चे उसमें में से यूनिट डिजिट को डबल करके माइनस कर देता, लेकिन अभी ये छोटा है, 7 से डिविजिबल है। अगर ये 7 से डिविजिबल है परफेक्टली तो हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन नंबर था ये भी 7 से डिविजिबल है। ठीक है, बढ़िया। अब देखते हैं, अब हम देखेंगे कि कोई नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो मैं देखेंगे डिविजिबल बाय 8। ठीक है, 8 से डिविजिबल होने का जो तरीका है वो सबसे पहले हमने देखा 2 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया ये था कि जो यूनिट प्लेस है वो इवन होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, तो वो 2 से डिविजिबल होगा। फोर्थ की डिविजिबिलिटी में क्या देखा था कि कोई भी यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस क्या वो 4 से डिविजिबल है, अगर वो होगा तो 4 से डिविजिबल था। अब यहाँ पर हम यूनिट प्लेस, वंस प्लेस दैट इज, फिर टेंस प्लेस और 100 प्लेस, ये तीनों प्लेस चेक करेंगे। तीनों प्लेस का एलिमेंट, तीनों प्लेस की डिजिट्स उठाएंगे और देखेंगे क्या वो 8 से डिविजिबल है। अगर वो होगा तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर दिया है वो 8 से डिविजिबल है। जैसे मेरे पास है 49682, मान लो ये नंबर है। अब मैं लास्ट के ये 3 डिजिट उठाऊंगा, दैट इज 682। अब मैं चेक करूंगा क्या ये 8 से डिविजिबल है। अगर ये 8 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। चेक करो 8 से 8 अठैया 64, तो ये 8 अठैया 64, 4 बचा 42, 4 और 2 42, तो 8 पंचे 40, 2 रिमाइंडर आ गया। मतलब ये जो नंबर है ये 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो इसकी डिविजिबिलिटी रूल लिखना है तो लिख देते हैं। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि, तो डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि इफ लास्ट 3 डिजिट्स of the given number is divisible by if the last 3 digit number of if the last 3 digit of the given number is divisible by 8, then we can say that the given number is divisible by 8। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर है अगर वो उसके लास्ट 3 डिजिट जो है
वो 8 से डिविजिबल हैं, तो पूरी संख्या या पूरे गिवन नंबर जो है वो भी 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 9। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 9। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 9 कहता है कि जो गिवन नंबर है उसके सभी फेस वैल्यू को समेशन कीजिए, अगर वो नंबर जो आया समेशन में वो अगर 3 से डिविजिबल 9 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9। मतलब इफ सम ऑफ all the face values of given number is divisible by 9, then we can say that the given number is divisible by 9। ठीक है, मतलब कि कोई भी नंबर दिया है, अगर उनके सभी यूनिट प्लेस का समेशन करें और समेशन करने के बाद उसको 9 से डिवाइड करें और अगर वो समेशन 9 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे चेक करते हैं, मेरे पास नंबर है 296865। ठीक है, अब इनका समेशन करते हैं, तो 9 2 11, 11 6 17, 17 और 8 25, 25 5 30 और 6 36, 36 क्या 9 से डिविजिबल है? तो चेक करते हैं, 9 के टेबल में 36 आता है, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 चौक 36, मतलब ये जो गिवन नंबर है ये डिविजिबल है किससे? 9 से। ठीक है, क्योंकि इसका समेशन जो है, इसके फेस वैल्यू का समेशन, मतलब ऐसा करूँगा 2 + 9 + 6 + 8 + 6 + 5, इन सबको जोड़ूंगा और इसको 3 से डिविजिबल 3 से नहीं, इन सबको जोड़ के 9 से डिवाइड करूँगा। अगर ये 9 से डिवाइड हो गया तो मैं बोलूँगा कि पूरा ये कंप्लीट नंबर भी 9 से डिविजिबल है। ठीक है, इसके बाद हम डिविजिबिलिटी 10 का चेक कर लें। डिविजिबिलिटी किसकी? 10 की, कि कोई नंबर 10 से डिविजिबल है कि नहीं। तो कोई नंबर 10 से डिविजिबल है कि नहीं, इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि यूनिट प्लेस क्या हो जाए, यूनिट प्लेस शुड बी क्या? 0। किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस अगर 0 है तो वो नंबर बिल्कुल परफेक्टली 10 से डिविजिबल है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं डिविजिबिलिटी ऑफ 11 चेक करना है तो डिविजिबिलिटी ऑफ 11। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 11 में कोई भी नंबर दिया है अगर, और उसका ऑड ईव पोजीशन, मतलब ऑड पोजीशन को जोड़ लें और इवन पोजीशन को अलग अलग, मतलब ऑड पोजीशन को अलग से जोड़ लें, इवन पोजीशन को अलग से जोड़ लें। अगर वो ऑड पोजीशन का जो समेशन है वो इवन पोजीशन के समेशन के बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि वो जो नंबर दिया है वो 11 से डिविजिबल है। ठीक है, जैसे मेरे पास कंटेंट दिया हुआ 29968। ठीक है, अब देखना 29968 का ये पहला पोजीशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पोजीशन, तो ऑड पोजीशन क्या होगा? 1 वाला, 3 वाला और 5 वाला। तो इसको प्लस करेंगे 2 + 9 + 8, और इवन पोजीशन होगा 2 वाला और 4 वाला, तो 9 + 6 चेक करते हैं, 9 2 11 और 8 19, 19 हो गया, और 9 6 15, मतलब 19 और 15 आपस में बराबर नहीं है, तो ये जो नंबर दिया है वो 11 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास है 12 12 12, ठीक है, अब देखें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये नंबर के हिसाब से मैं ऑड इफ चेक करने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे पहला पोजीशन जो है ये पोजीशन चेक करने के लिए है ना, नंबर मेरा असली वाला ये है। अब देखना पहला ऑड है तो ये ऑड पोजीशन है, ठीक है। ऐसे ही तीसरा ऑड है तो ये पोजीशन ऑड है, और क्या 5 ये ऑड है, ठीक है। तो 1 + 1 + 1
ठीक है। और इवन क्या होगा, इवन ये होगा कि 2, 4 और 6 वाला पोजीशन, तो 2 + 2 + 2, 2 3 6, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 6, मतलब ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन अब देखना 1 4 4 1, ये चेक करते हैं। तो इसका भी पोजीशन अगर लिखूं तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो ये ऑड है, ये ऑड है, तो ऑड ये है, ये है, तो 1 + 4, और इधर भी इवन 4 और 1, तो 4 और 1। अब देखना जरा, 4 1 5 और 5 5 5 के बराबर है, मतलब ये नंबर जो है वो 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो 10 का हो गया, 11 का हो गया। ऐसे ही हम 12 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। तो 12 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि कोई भी नंबर डिविजिबल है, डिविजिबल बाय किससे, 12 से। कैसे चेक करेंगे, तो 12 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम कहते हैं कि वो नंबर जो है, क्योंकि 12 को लिख सकता हूँ 3 × 4, ठीक है, 3 × 12, ठीक, 12 हो जाएगा। तो मतलब कोई भी नंबर अगर 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल भी है और 4 से भी है, तो हम कह सकते हैं कि वो गिवन नंबर जो है वो 12 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, देखना जरा, जैसे मान लो मान लो 6 3 4 8 3 3 2, ठीक है। अब देखते हैं इनका, पहले 3 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सम कर दें इनको, तो सम कर देते हैं। तो 6 3 9, तो 6 3 9, 9 4 13, 13 8 21, 21 और 2 21 और 3 कितना, 24, 24 2 26। क्या 26 3 से डिविजिबल है, तो 26 नहीं, 27 3 से डिविजिबल है। तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन इसी में एक काम करते हैं, इंप्रूवमेंट करके 3 की जगह 4 लिख दें। ठीक है, 3 की जगह 4 करते हैं, मान लो ऐसा नंबर होता। तो अब सम करेंगे, तो 6 4 10, 4 14, 14 और 8 कितना, 14 और 8 होता है 22, 22 और 3 होता है कितना, 22 और 3 25, और 25 2 27। तो 27 को 3 से डिविजिबल है क्या, बिल्कुल है, मतलब 9 3 27, मतलब ये नंबर तो 3 से डिविजिबल हो गया, मतलब ये गिवन नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। अब चेक करना है कि 4 से क्या ये नंबर डिविजिबल है, तो 4 से नंबर डिविजिबल है कि नहीं, इसको टेस्ट करने के लिए मैंने बोला था या पढ़ा है हमने क्लास में कि लास्ट के दो डिजिट जो है, लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो 32 जो है, क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो चेक कर लेते हैं। 4 का टेबल बोलेंगे कि 32 जाना, तो 8 चौक 32, मतलब 4 32, मतलब 8 बार में 32 कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ये नंबर जो है वो 4 से भी डिविजिबल है। तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर डेफिनेटली 12 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, ठीक है। अब हम डिविजिबिलिटी किसकी चेक करेंगे, 12 के बाद 13 की, डिविजिबिलिटी ऑफ 13 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए देखना, 13 कहता है कि अगर लास्ट के 3 यूनिट प्लेस जो है उसको गिवन नंबर में से, जैसे मान लो कोई नंबर दिया है, कोई नंबर दिया है 265 213, ये नंबर दिया हुआ है, तो लास्ट के 3 डिजिट आप चूज कीजिए। ठीक है, और उसको रिमेनिंग डिजिट में से माइनस कीजिए। तो क्या है, 265 में से 213 माइनस कर दें। ठीक है, तो 265 में से 213 अगर माइनस कर दूं तो ये 2, ये 5, ये 0, मतलब बचा क्या, 52। क्या ये 52, क्या ये 52 13 से डिविजिबल है, तो चेक कर लेंगे। 13 चौक का 52, तो 4 बार में
डिविजिबल है, मतलब ये जो नंबर गिवन था ये 13 से डिविजिबल है। अब इसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें पढ़ने वाले हैं वो कुछ फॉर्मूलेज हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले, उनको अगर हम मेमोराइज करके रखेंगे तो हमको कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा। जैसे 10th में हम पढ़ते थे एपी सीरीज, जिसमें कोई कॉमन डिफरेंस डी है, अगर कोई पर्टिकुलर कॉमन डिफरेंस के साथ पैटर्न फॉलो करते हुए कोई नंबर सीरीज है किसी नंबर का, तो उसको समेशन करने के लिए कोई फार्मूलाज होते थे बाकायदा। तो कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला जैसे कि नेचुरल नंबर का सम, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, उन नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम का क्या स्क्वायर का क्या सम होगा, या उन नेचुरल नंबर के क्यूब का समेशन क्या होगा। तो हम मानते हैं कि एक कोई लेट वी हैव अ n नेचुरल नंबर, मान लो मेरे पास कोई n नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो उन n नेचुरल नंबर को, फर्स्ट n नेचुरल मतलब 1 से लेके प्लस करो, 1 2 3 4 5 ऐसे प्लस करते जाइए, कितना, जब तक जितना नेचुरल नंबर लिया वहाँ तक, इन सब का समेशन का एक जैसे मान लो 500 दे दिया, तो सबको एक एक को तो प्लस करते नहीं बैठेंगे, तो उनको प्लस करने का फार्मूला दिया गया है बाकायदा n + 1 / 2। अच्छा, इनका प्रूफ भी बाकायदा किस में दिया हुआ है, क्लास 10th के सिलेबस में एपी में दिया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर देखो इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो देखेंगे इन दोनों में कॉमन डिफरेंस 1 है, 2 में से 1 माइनस का 1, 3 में से 2 माइनस करोगे तब भी 1, कोई 2 कंसेक्यूटिव नंबर में से आपस में माइनस करोगे तो 1 आएगा डिफरेंस, मतलब इन दोनों में कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है। तो इससे ये भी बाकायदा इसका समेशन निकाला जा सकता है, किसमें एपी जीपी में, इसका प्रूफ भी है। लेकिन हमें प्रूफ से कोई इंटरेस्ट नहीं, हमको तो एग्जाम क्लियर करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो एक फॉर्मूला सिंपल सा हम याद कर सकते हैं, क्योंकि पूरी एपी जीपी कंसेप्ट इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ ज़रूरत पड़ती है तो इन सब की, ठीक है, समेशन की सिंपली, तो समेशन का हम फार्मूला याद कर लेंगे, ज़्यादा मगजमारी नहीं। क्योंकि हम अल्टीमेटली अगर एपी जीपी भी पढ़ने जाते हैं ना, तो वहाँ पर भी कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलेज हैं जो कि हम डिराइव करेंगे, फिर अल्टीमेटली याद करेंगे, बार बार डिराइव तो नहीं कर सकते ना, तो वहाँ पर भी फार्मूले याद करने पड़ेंगे, यहाँ पर भी फार्मूले। तो इससे अच्छा हम यहीं पर कुछ शॉर्ट फार्मूला याद कर लें ताकि हम मगजमारी से बच जाए, ठीक है। ऐसे दूसरा इसको बोलते हैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। अच्छा, इसी का समेशन का स्क्वायर करना हो तो मतलब इन्हीं के स्क्वायर का समेशन करना हो, जैसे 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर, ऐसे ही n स्क्वायर तक जाए, तो इनका भी फॉर्मूला है, इसका है n + 1 2n + 1 / 6, ठीक है। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का हो गया। ऐसे ही सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर, मतलब 1 का क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + 4 क्यूब + 5 क्यूब, ऐसे ही चलते जाएंगे, है ना, कब तक, जितना नंबर दिया होगा n क्यूब तक। तो इन सब के क्यूब करके इंडिविजुअल सम करना बहुत कठिन होगा, इसलिए इसका फॉर्मूला है n + 1 / 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला है। और ऐसे ही अगर इसमें पूछ लिया जाए कि फर्स्ट ऑड नंबर बताइए, मतलब ये फर्स्ट नेचुरल नंबर नहीं, फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर है, मतलब ऐसा ऑड नंबर मतलब 1 फिर 2 नहीं 3 फिर 4 नहीं 5, ऐसे ही मतलब ऑड नंबर का n तक चले जाए, ऑड n नेचुरल नंबर, तो उसका समेशन होगा n स्क्वायर। और इवन देखें तो जैसे 1 नहीं 2, 3 नहीं 4, जैसे 5 नहीं 6, 7 नहीं 8, ऐसे n तक कोई, तो उसका फॉर्मूला होगा n + 1, ठीक है। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये फॉर्मूले याद रहेंगे तो क्वेश्चन फटाक से क्विकली हो जाएंगे। मतलब फॉर्मूला रखा, n की वैल्यू दी रहेगी, सीधे सीधे n की वैल्यू रखा, आंसर फट से। तो हम नेक्स्ट, क्योंकि ये मेरा कंप्लीट वीडियो है पूरे किसमें, नंबर सिस्टम का पूरा कंप्लीट वीडियो है, क्विकली हम रिवाइज किया, हमने क्या किया, क्विकली इस चैप्टर को रिवाइज किया है। अब हम देखो, मोस्ट प्रायोरिटी क्या होती है एग्जाम क्लियर करने की, कि हम सबसे पहले एग्जाम में अगर बैठेंगे तो हम मोस्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि हमसे सवाल बनना चाहिए।
तुमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, कितने डीप में पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, वो सब कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ मायने क्या रखता है कि तुमसे कोई सवाल बन रहा है कि नहीं, और बनने के लिए क्या सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अरे हम कंसेप्ट तो पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर सवाल जब उठाते हैं तो समझ में भी नहीं आता कि सवाल कहना क्या चाहता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो से हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ कि इस मैथमेटिक्स का पूरा प्लेलिस्ट चलाने वाला हूँ। इसमें हम पहले उस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू पढ़ेंगे, क्विक रिवीजन बोलो या फिर कैसा भी बोलो, जो भी है, ये कुछ 40-45 मिनट या 1 घंटे तक की वीडियोस रहेगी, जो कि सिर्फ कंसेप्ट पे बेस्ड रहेगा और क्विक रिवीजन होगा, ठीक है, शॉर्टकट के साथ। और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे, मोस्ट मतलब ऐसा जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा हो, मतलब एक जो क्वेश्चन होगा वो दूसरे से बिल्कुल अलग होगा और नया कंसेप्ट यूज हो रहा होगा, ऐसे सवाल करेंगे ताकि हम इन जितना भी पढ़ा हमने उन सबको अप्लाई करना आ जाए। ठीक है, अप्लाई करना आ जाए और किस पैटर्न से सवाल आते हैं उनको एनालाइज करना आ जाए, तो हम एग्जाम में शानदार प्रदर्शन, मतलब शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक था, ये लेक्चर यहीं तक था। यहाँ तक अगर कुछ नया कंसेप्ट आता है तो मैं क्वेश्चन को कराने के दौरान भी बताऊंगा, ताकि आप वहाँ पर, और हर एक क्वेश्चन को, मतलब ऐसा नहीं है कि ये मैंने पढ़ा दिया तो अब इसकी जिक्र नहीं करूँगा। जब मैं क्वेश्चन करूँगा तो हर एक कंसेप्ट जो लग रहे होंगे उस समय वो कंसेप्ट बिल्कुल रिवाइज कराऊंगा आपको, ताकि आपके दिमाग में आए कि हाँ यार ऐसा उस वीडियो, मतलब उस यूनिट के स्टार्ट के फर्स्ट वीडियो में मैंने पढ़ा था ये कंसेप्ट। और अगर दिमाग में नहीं आ रहा है तब भी वो याद हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन को कैसे करना है उसका डील करना आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक। थैंक यू।